आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके साथ इस सेशन में हम लोग जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने आपके साथ अपनी लास्ट सेशन में वैल्यूएशन को डिस्कस करा था। उससे पहले हमने प्लेस ऑफ बिजनेस को, फिर टाइम ऑफ सप्लाई को, रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मेन पर्पस होता है कि जब आप किसी को बिल बनाकर दोगे तो आप उस बिल पर क्या लिखोगे, ये हमें बताता है टैक्स इनवॉइस। आज हम आपके साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूज कर रहे हैं जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस। अगर आप लोग बिजी, टैली या फिर मार्क सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप हमसे उसकी पेन ड्राइव क्लासेस परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने बीजी पूरा कंप्लीट, टैली कंप्लीट, मार्क कंप्लीट, साथ साथ जीएसटी, टीडीएस और किस तरीके से उसके जो छोटे छोटे ऑप्शन को हमने आपके साथ डिस्कस करा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने इस सेक्शन पे, जिसका नाम है टॉपिक इनवॉइस अंडर जीएसटी रेजिम, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है कि सर इनवॉइस अंडर जीएसटी रेजिम है क्या। In an invoice is a commercial document by seller to purchaser under GST। जब एक परचेज करने वाला या एक सेल करने वाला किसी को माल बेचता है तो वो उसको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसे हम क्या कहते हैं, कमर्शियल इनवॉइस। क्या कहते हैं हम उसे, कमर्शियल डॉक्यूमेंट। अब कमर्शियल डॉक्यूमेंट कई तरह के होंगे जो हम अभी आपसे स्लोली स्लोली डिस्कस करेंगे कि किसको कब इश्यू करना है। तो लिखा है अ टैक्स इनवॉइस इज द एविडेंस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। क्या लिखा है, टैक्स इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट होता है जो इस पर्पस के लिए इश्यू किया जाता है कि आपने उससे माल खरीदा है। ठीक है, तो अ टैक्स इनवॉइस इज एन एविडेंस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, कि मैंने आपको गुड्स बेचा या मैंने आपको सर्विस दी, उसका एक प्रूफ क्या कहलाता है, टैक्स इनवॉइस। इट इज आल्सो इन अ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द रिसिपिएंट टू अवेल आईटीसी क्रेडिट। अगर आप उस बिल का आईटीसी लेना चाहते हैं, सपोज आपने किसी से माल खरीदा 1 लाख पर, उस पर 18,000 रुपए अगर टैक्स लगता है तो उस टैक्स का आईटीसी आपको तभी मिलेगा जब आपके पास वो बिल होगा। अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है इनवॉइस अंडर जीएसटी रेजिम। डेफिनेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस is referred to in the section 31 of the CGST Act 2007. Accordingly to the section is mandatory to issue in an invoice or bill of supply for the every supply of goods of service। कह रहा है कि आप जब भी किसी को माल भेजोगे तो आपको टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं या आप मुझसे पेन ड्राइव क्लासेस परचेज करते हो, तो जब मैं आपको कोई बिल बनाकर दूंगा तो वो बिल या तो टैक्स इनवॉइस होगा या बिल ऑफ सप्लाई होगा। क्लियर। एज पर जीएसटी लॉ मैंडेटरी दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन बाइंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन नीड्स टू इशू अ पेमेंट वाउचर एज वेल एज टैक्स इनवॉइस। अगर तुम किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को पेमेंट करोगे ना, तब भी तुम्हें एक टैक्स इनवॉइस या फिर पेमेंट वाउचर इशू करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब तुम किसी को टैक्स इनवॉइस इशू करोगे तो ये जरूरी है कि कुछ चीजें आपकी बिल पर मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपके टॉप पर लिखा होना चाहिए टैक्स इनवॉइस। गवर्नमेंट ने आपको कोई फॉर्मेट नहीं दिया कि आप इस तरीके का बिल का फॉर्मेट रखेंगे, लेकिन जब भी आप किसी को टैक्स इनवॉइस इशू करोगे तो कुछ चीजें होना जरूरी, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर, जिसको माल बेच रहे हो उसका इनवॉइस नंबर, मतलब उस बिल का इनवॉइस नंबर, उस बिल की डेट, जिसको बेच रहे हो उसका नाम, उसका जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, सीरियल नंबर, आइटम की डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट, यूनिट, अमाउंट, टोटल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट,
ठीक है, ये सब चीजें बिल में स्पेसिफाई मेंशन होनी चाहिए अगर आप किसी को पक्के का बिल बनाकर देते हो तब। चलें आगे। इसके बाद अब हमने एक चैप्टर पढ़ा था आपके साथ, टाइम ऑफ सप्लाई, जो हमें बताता था कि टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है तो आपको टैक्स इनवॉइस को इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी। तो लिखा है एज वी नो that GST is charged on the basis of time of supply, कि we are know very well कि GST कब चार्ज होता है, जब टाइम ऑफ सप्लाई पता हो। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता चलती है? टैक्स इनवॉइस इज अ वन एंड ओनली इंडिकेटर ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई। हम टाइम ऑफ सप्लाई तभी पता कर सकते हैं जब हम टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे। अगर हम टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करेंगे तो हम कभी भी नहीं पता कर सकते कि हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो यहाँ लिख दिया कि टैक्स इनवॉइस इज अ वन एंड ओनली इंडिकेटर ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई टू आइडेंटिफाई टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? सेकंड, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज the date of issuance of an invoice। क्या लिखा है? The time of supply of goods or service is the date of issuance of invoice and receipt of payment whichever is earlier। हम टाइम ऑफ सप्लाई में भी पढ़ के आए थे कि हम कैसे टाइम ऑफ सप्लाई पता करेंगे। तो दो बातें पता थी वहां पर। पहली बात थी कि आपकी द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, जब आप इश्यू करोगे इनवॉइस तो वो डेट, और जिस दिन आपको पेमेंट मिल जाए, जो दोनों में से पहले हो, हम उसे क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। तो लिखा है दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन टेक फ्रॉम जीएसटी टैक्स इनवॉइस। अगर हमें टाइम ऑफ सप्लाई पता करना है तो हम तभी पता कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगी? टैक्स इनवॉइस होगी। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, इनवॉइस इशू सप्लाई ऑफ गुड्स। कब तुम्हें इशू करना है इनवॉइस? तो आगे आ जाए, लिखा इनवॉइस इशू सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स। आपको कब इशू करनी है इनवॉइस? तो अगर नॉर्मल सप्लाई की बात करें तो इनवॉइस मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स की मूवमेंट होगी तब तुम्हें इशू करनी है। जब गुड्स की मूवमेंट होनी है तब तुम्हें इनवॉइस करनी है। कब? बिफोर, माल निकलने से पहले, और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। या तो माल निकलने से पहले इनवॉइस इशू कर दो या फिर माल निकलते वक्त। क्लियर है? अदर केस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और अवेलेबिलिटी टू द रिसिपिएंट। या तो आप डिलीवरी करा दो या फिर आप गुड्स की किसी को अवेलेबल करा दो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो दो केस याद रखना कि आप जब गुड्स निकाल रहे हैं तब, या फिर बिफोर गुड्स तब आपको इशू करना है, या फिर अदर केस में जब आप गुड्स को क्या कराएं, या तो डिलीवरी कराएं या फिर इसको अवेलेबल कराएं, तब आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। कंटिन्यू सप्लाई, अगर कोई सप्लाई ऐसी है जो कंटिन्यू होती है, जैसे मैंने आपको टाइम ऑफ सप्लाई में बताया था, आपको टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने बताया था कि अगर आप कोई ऐसी सप्लाई करते हैं जो कंटिन्यू है। सर कैसे? जैसे आपके घर में गैस की सप्लाई आ रही है, आप गैस जैसी ऑन करते हो सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, आप गैस जैसी बंद करते हो सप्लाई बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो कंटिन्यू सप्लाई है। आप बटन दबाते हो लाइट जल जाती है, सप्लाई स्टार्ट, बटन बंद करते हो सप्लाई बंद। तो इसे बोलते हैं कंटिन्यू सप्लाई। और कंटिन्यू सप्लाई में होता है अगर कोई सप्लाई वायर, केबल, पाइपलाइन के थ्रू आपको आती है तो वो कंटिन्यू सप्लाई की कैटेगरी में आती है। तो उस केस में हम कब इश्यू करें टैक्स इनवॉइस? कि जैसे ही आप गैस जलाओ आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू हो जाए, आप गैस बंद करो, खत्म। आप ऐसे दिन में कितनी बार गैस जलाओगे, बंद करोगे? तो क्या हर चीज के लिए तुम्हें बिल इश्यू करें? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर आप कंटिन्यू सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं, अगर आप कंटिन्यू सप्लाई की कैटेगरी में आते हैं तो आपको उस समय इश्यू नहीं करना, ठीक है, जब आप यूज कर रहे हो। उसके लिए आप एक टाइम पीरियड बना लो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां लिखा है वेयर सक्सेसिव
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इनवॉइस, ठीक है, इन्वॉल्व। या तो आप उसको पेमेंट बिल दे दो कि सर आपका बिल है, या वो आपको पेमेंट दे दे, जो दोनों में से पहले हो तब आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, या तो आप उसे स्टेटमेंट प्रोवाइड करा दो, या फिर बिफोर और एट द टाइम रिसीव्ड ऑफ सच सक्सेसिव पेमेंट, या आपको उसकी पेमेंट मिल जाए तब आप उससे बिल इश्यू कर दो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है इनवॉइस इशू सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर सर्विस की बात हो, ये तो गुड्स की बात थी, अगर सर्विस की बात हो तब क्या होगा? तो सर्विस में भी दो पार्ट होती है, एक होती है नॉर्मल सर्विस और दूसरी होती है सप्लाई ऑफ सर्विस सीज बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर नॉर्मल सर्विस की बात करें तो अगर मैं किसी को सर्विस देता हूं तो विद इन 30 डेज में मुझे क्या इशू करना है? उसको बिल इशू करना है। मैं जैसे आज आपको सर्विस दे रहा हूं तो मुझे 30 दिन के अंदर अंदर आपको बिल इशू कर देना है। लेकिन अगर वो बैंकिंग कंपनी होगी तो कितने दिन में? 45 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। जो छोटे जो आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए 45 दिन का समय दिया गया है। क्लियर है? कंटिन्यू सप्लाई इन केस वेयर ड्यू डेट इज एसर्टेनेबल। अगर मैं आपके साथ कोई ऐसी सर्विस ले रहा हूं जो कंटिन्यू सप्लाई है, कंटिन्यू सप्लाई है, सर मैंने आपके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो मैंने व्हाइट वॉश का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आपसे और मैं कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, तो कोई ना कोई डेट तो होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम किसी को कंटिन्यू सप्लाई दे रहे हो तो इन केस वेयर ड्यू डेट इज एट सर्टेनेबल, ड्यू डेट एज सर्टेनेबल, अगर आपको उसकी डेट पता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, जब तुम्हें उसकी पेमेंट मिल जाए तब आप इनवॉइस इशू कर देना। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है, फिर इन केस वेयर पेमेंट इज लिंक विद कंप्लीशन। अब कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है लेकिन मैंने आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने कहा 10 माले की बिल्डिंग बना लो, अगर आप पहला माला बना लोगे तो आपको 25% दे दूंगा, आप 4 माले बना लोगे तो आपको 50% दे दूंगा, आप अगर 8 माले बना दोगे तो आपको 75%, आप 10 माले बना दोगे तो आपको पूरा 100% दे दूंगा। अब मुझे आप पेमेंट कैसे दे दो? कंप्लीशन के बाद, अगर मेरा एक काम खत्म तो मुझे पैसा मिल रहा है, मेरा दूसरा काम खत्म तो मुझे पैसा मिल रहा है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा अगर कंप्लीशन की बात है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ पेमेंट, जब तुम्हारा वो काम खत्म हो और उसके बाद जो तुम्हें पैसा मिले वही तुम्हारी क्या डेट बन जाएगी? वही तुम्हारी डेट बन जाएगी, इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट बन जाएगी। लेकिन अब सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट भी लंबा करा और उसने सोचा अगर मैं सिर्फ पेमेंट दूंगा किसी कंप्लीशन के बाद तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो उसने क्या करा? उसने इन दोनों बातों को इग्नोर कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा तो उसने इन दोनों बातों को इग्नोर करा। उसने कहा कि अगर मैं एक डेट फिक्स कर दूंगा कि मैं तुम्हें इस दिन पैसे दूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, अगर मैं कंप्लीशन की बात कर दूंगा तो मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी। उसने कहा मैं दोनों चीजें नहीं करता। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तू ये दोनों चीजें नहीं करता तो तू जिस दिन पैसे देगा, अब इसके यहाँ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी ना कभी तो पैसे लेगा, 10 दिन में, 15 दिन में, 50 दिन में लेगा ना। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर अदर केस इन दोनों के अलावा व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट, जिस दिन वो पेमेंट रिसीव करेगा उसी दिन उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो वीकली दे, मंथली दे, क्वार्टरली दे, दो भी होगा तब उसे बिल इशू करना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई अदर केस है तो एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीज। सीज मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है आप मेरे पास पढ़ने आए, आपने 6 महीने का कोर्स मेरे साथ करना था और मेरी फीस थी 15,000 रुपए। आपने 1 महीने क्लास ली, मुझे पूरी फीस कर दी, 15,000 रुपए दे दिए। लेकिन फिर आपने दूसरे महीने कहा कि सर मैं अब यहाँ रह नहीं पाऊंगा, मुझे गाँव जाना है और मुझे वहां पर बहुत अर्जेंट काम है और मैं अब आ नहीं पाऊंगा। मैंने आपसे 15,000 तो ले लिए थे, क्लियर है, और अब मुझे आपको क्या करने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे।
तो गवर्नमेंट ने कहा आप उतने पैसे पर हमें टैक्स दे देना जितना तुमने सीज करा या जितना तुमने लिया उतने पर हमें टैक्स दे। तो हमें कितने देना पड़ेगा? 2500 पर टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 12,500 पर। यहाँ लिखा है सप्लाई ऑफ सर्विस सीज बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर? टाइप ऑफ इनवॉइस, कितने तरह की इनवॉइस होती है? तो पहली तो हमारी टैक्स इनवॉइस होती है, दूसरी हमारी रिसिप्ट वाउचर होता है, तीसरा हमारा रिफंड वाउचर होता है, चौथा हमारा पेमेंट वाउचर होता है और छठा हमारा पांचवा हमारा बिल ऑफ सप्लाई होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास 5 तरह की इनवॉइस होती है। पहली होती है टैक्स इनवॉइस, दूसरी होती है रिसिप्ट वाउचर, तीसरी होती है रिफंड वाउचर, चौथी होती है पेमेंट वाउचर और पांचवी होती है बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है? टैक्स इनवॉइस तो पता है। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लायर ऑफ एग्जाम गुड्स और एग्जाम सर्विस और कंपोजिशन डीलर शेल बी लायबल टू इशू टैक्स इनवॉइस। हर किसी को टैक्स इनवॉइस इशू करनी है अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड, लेकिन उन 3 लोगों को जोड़ के जो अगर एग्जाम गुड्स बेचते हैं या कोई एग्जाम सर्विस देते हैं या फिर कोई कंपोजिशन डीलर है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। सर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन जीएसटी में मैं किसी को एग्जाम सर्विस देता हूं तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करूंगा, मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। मैं क्या इशू करूंगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा। क्लियर? और अगर मैं कंपोजिशन हूंगा तब भी मैं क्या इशू करूंगा? बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन सर अगर मैं एक साथ ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा हूं जो एग्जाम्ड भी है और टैक्सेबल भी, फिर तो मुझे ना तो टैक्स इनवॉइस इशू करना है और ना ही मुझे बिल ऑफ सप्लाई, फिर मुझे वहां इशू करना है टैक्स कम बिल ऑफ सप्लाई। मुझे एक इनवॉइस और इशू करना है जिसका नाम होगा टैक्स कम बिल ऑफ सप्लाई। क्या नाम होगा? टैक्स कम बिल ऑफ सप्लाई। क्लियर है? जैसे एक परचून वाला है, वो एग्जाम गुड्स भी बेचता है, टैक्सेबल गुड्स भी बेचता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप अपने बिल के टॉप पर लिखोगे टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो यहाँ लिखा है टैक्स इनवॉइस ऑल रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लायर ऑफ एग्जाम गुड्स, exempt service or composition dealer shall be liable to be issued tax invoice। क्लियर है? तो ये टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है। टैक्स इनवॉइस फॉर्मेट में आपका नाम होना चाहिए, आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, जिसको माल बेच रहे हो उसका नाम होना चाहिए, उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, साथ साथ यहाँ पर इनवॉइस की डेट होनी चाहिए। ठीक है? आइटम का नाम मेंशन होना चाहिए, एचएसएन कोड मेंशन होना चाहिए, क्वांटिटी मेंशन होना चाहिए, रेट मेंशन होना चाहिए, ये सब मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद आता है बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जाम गुड्स और सर्विस और बोथ पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम शेल इंस्टीड ऑफ टैक्स इनवॉइस इशू बिल ऑफ सप्लाई। तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू ना करके क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई। अगर मैं एक कंपोजिशन डीलर में हूं तो मुझे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना, क्या इशू करना है? बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। क्लियर है? तो इस तरीके का बिल ऑफ सप्लाई होता है। और आपको पता होगा कंपोजिशन वाला कभी भी किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? इसके बाद है रिसीव वाउचर। अगर तुम्हारे पास कोई बंदा आता है, मान लो तुम मेरे पास आते हो पढ़ने, आपने कहा सर हमें आपकी ये पेन ड्राइव क्लासेस चाहिए, ये लो फीस ले लो। मैंने अभी आपको लेक्चर नहीं दिए, आपने मुझे फीस दे दी, तो मैं आपको एक रिसीव वाउचर दूंगा। क्या दूंगा? रिसीव वाउचर। A registered person shall on receipt of advance payment with respect of any supply of goods or service or both shall issue receive voucher। तो आपको क्या इश्यू करना पड़ेगा? रिसीव वाउचर। और रिसीव वाउचर पे आपका नाम होना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, जिससे आपने पैसा लिया है उसका नाम, उसका जीएसटी नंबर, किस लिए लिया है वो सब मेंशन होना चाहिए। ठीक है? इस तरीके से हर चीज मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर क्या होता है? आप मेरे पास आए, आपने मुझे पैसा दे दिया, लेकिन कल आपने कहा नहीं सर मुझे अब सर्विस नहीं लेनी, मुझे अब अकाउंट्स में नहीं रहना, मुझे किसी और फील्ड को करना है, आप मेरे पैसे वापसी कर दो। मैंने आपसे रिसीव वाउचर आपको इश्यू करा था और उसके ब्याह पर गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया था, लेकिन अब तुम मुझसे पढ़ोगे नहीं या मेरे लेक्चर नहीं खरीदोगे, फिर उस केस में, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा कि तुम रिफंड वाउचर इश्यू कर देना। क्या इश्यू कर देना? रिफंड वाउचर। वेयर नो सप्लाई इज मेड एंड नो टैक्स इनवॉइस इशू इन
pursuance thereof the registered person may issue to the person who had made the payment a refund voucher against the payment। तो आपको जो पैसा मिला था रिसीव वाउचर के अगेंस्ट आप उसको रिफंड कर दोगे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है ये आपका रिफंड वाउचर होगा। इसके बाद है पेमेंट वाउचर। अ रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under the reverse charge shall issue a payment voucher at the time of making payment of the supply। अगर तुम रिवर्स चार्ज के अंदर आते हुए किसी बंदे को पैसा देते हो, अगर तुम रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में आते हुए किसी बंदे को पेमेंट करते हो तब, तो उस केस में आपको पेमेंट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा और वो पेमेंट वाउचर इस तरीके का होगा। देख लो यहाँ पर पेमेंट वाउचर। मिस्टर हेमंत हैज फर्नीचर शोरूम registered in Delhi had purchased wooden from Mr. Sumant, a wooden supplier for rupees 50,000 in Indore। In this case, the reverse charge would be applicable to Mr. Hemant। IGST would be applicable to Mr. Hemant on the reverse charge basis for rupees कितना इतना कितना 2380 रुपए का। क्लियर है? मान लेते हैं ये जो वुडन कंपनी वाला है ये एक ऐसा बंदा है जो सेल करते वक्त, ठीक है, टैक्स नहीं करता, जो इससे माल खरीदता उसे टैक्स देना पड़ता है। तो आप 50,000 का अगर 5% इंक्लूसिव निकालेंगे तो आपको 2380 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो मिस्टर हेमंत वुड आल्सो नीड टू इशू अ पेमेंट वाउचर टू मिस्टर सुमंत फॉर रुपीज 50,000। तो आपको उसे क्या देना पड़ेगा? 50,000 रुपए का पेमेंट वाउचर देना पड़ेगा। क्लियर है? तो पेमेंट वाउचर इस तरीके से होगा। क्लियर है? इसके बाद नीचे आता है क्रेडिट नोट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको माल बेचा, अगर मैंने माल बेचा और आप मुझे उस माल को वापसी कर रहे हो तो आप क्या बनाओगे? क्रेडिट नोट। क्या लिखा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन में इशू क्रेडिट नोट फॉर एनी रिवीजन in the tax invoice issue for supply of goods or service on account of charge in taxable value or tax charge। क्लियर? दोबारा रिपीट करता हूं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन में इशू क्रेडिट नोट फॉर एनी रिवीजन इन द टैक्स इनवॉइस issued for supply of goods or service on account of change in taxable value tax charge where the goods are returned, where goods or service found to be deficient। मैं समझाता हूं आपको। टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट कब इश्यू किया जाता है? बहुत सारे रीजन बन सकते हैं इसके ऊपर। मैंने सबसे पहले आपको सेल करा 1 लाख रुपए का, जिस पर मैंने 18% के हिसाब से आपसे 18,000 ले लिया। टोटल बिल बना 1,18,000 का बिल बन गया। अब हुआ क्या? इस बिल में कमी हो सकती है। हो सकता है मैंने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, हो सकता है माल सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो सकता है मेरे माल में कोई डिफिशिएंट हो। तो आप मेरे माल को रिटर्न कर रहे हैं, कितने का? 50,000 रुपए पर। उस पर टैक्स भी तो कम करेंगे, कितना? 18,000 रुपए। 18% के हिसाब से 9,000। तो टोटल मेरे अकाउंट से आप कितना कम कर रहे हैं? 5900। तो मैंने इस समय आपको टैक्स इनवॉइस इशू करा था। क्या इशू करा था? टैक्स इनवॉइस। अब आप इस बिल के अमाउंट को कम करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या इशू करोगे? क्रेडिट नोट इशू करोगे। क्या इशू करोगे? क्रेडिट नोट इशू करोगे। क्लियर है? अब मैं तुमसे कितना मांगता था? मैं तुमसे बैलेंस मांगता था 50,000 रुपये। 1,18,000 मांगता था ना? 1,18,000 मांगता था, लेकिन आप मेरे बैलेंस को चेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप? बैलेंस को चेंज 50,000 में से 59,000 घटाना चाहते हैं। और कितना देना चाहते हैं आप मुझसे? 59,000 रुपए देना चाहते हैं। कितना देना चाहते हैं आप? 59,000 रुपए देना चाहते हैं।
ठीक है, आपने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे कर दिया था? 18,000 रुपए। अब गवर्नमेंट से आप कितना टैक्स वापसी लेना चाहते हैं? 9,000 आपने रिफंड कर दिया। तो आप गवर्नमेंट से कितना टैक्स लेना चाहते हो? 900 रुपए, 9,000 रुपए और लेना चाहते हैं। आपने 18,000 रुपए का आईटीसी ले लिया था ना परचेज करते वक्त, लेकिन अब आप उस टैक्स को रिफंड कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट से कितना आईटीसी लोगे? खाली 9,000 का। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि every registered person make issue credit note for any revision, चाहे वो बिल गलत बन गया हो, माल सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो, या माल में कोई और कमी हो, उसके कारण, ठीक है, इन अ टैक्स इनवॉइस इशू, उसके लिए हमने टैक्स इनवॉइस इशू करा था फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन अकाउंट। आप अकाउंट को चेंज करना चाहते हो, टैक्सेबल वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, या फिर टैक्स को चेंज करना चाहते हो, या फिर गुड्स रिटर्न आ जाए, या माल में कोई कमी हो, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे? क्रेडिट नोट। क्या बनाओगे आप? क्रेडिट नोट। याद रखना, इन्हीं रीजनों पर आप टैक्स क्रेडिट नोट बनाओगे। सेल वाली पार्टी हमेशा क्रेडिट नोट बनाएगी, ठीक है। सेल वाली पार्टी क्रेडिट नोट बनाएगी अगर वैल्यू को क्या करना है? अगर वैल्यू को घटाना है। अगर वैल्यू घटानी है तो क्रेडिट नोट, और अगर वैल्यू को बढ़ाना है तो क्या बनाओगे आप? डेबिट नोट। क्लियर? अगर परचेज वाली पार्टी है, अगर वो सेल को परचेज की वैल्यू को कम करना है तो वो डेबिट नोट बनाएगा, और अगर उसे वैल्यू को बढ़ाना होगा तो क्रेडिट नोट बनाएगा। सेल में अगर वैल्यू कम करनी होती है, जैसे 1,18,000 का आपने माल बना लिया, जबकि आपने 59,000 रुपए का कम कर दिया, तो आप कितना बिल ले गए? 59,000। तो आप उसके लिए क्या बनाओगे? क्रेडिट नोट। मान लो अगर पहले बिल बना था 59,000 का, आप 59,000 का और बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या बनाओगे? ठीक है ना, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं पूरा सेंटेंस, कि जैसे आपका पहले बिल बना 1,18,000 रुपए का, आप उसमें 59,000 रुपए कम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या बनाएंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप? क्रेडिट नोट बनाएंगे, क्योंकि आपको वैल्यू को कम करना था। लेकिन गलती से अगर 59,000 रुपए का बिल बन गया, आपको बिल बनाना था 1,18,000 रुपए का, तो 59,000 रुपए और बनाने, तो उसके लिए आप क्या बनाओगे? डेबिट नोट। जब वैल्यू को बढ़ाना होता है तो हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं, और वैल्यू को घटाना होता है तो क्रेडिट नोट। कौन सी पार्टी? अगर आप सेल वाले हो। अगर आप कौन हो? सेल वाले हो। अगर आप परचेज वाले हो तो उसका अपोजिट। अगर वैल्यू को घटाना है तो डेबिट नोट, और वैल्यू को बढ़ाना है तो क्रेडिट नोट। तो समझ आ गया? तो इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। जब क्रेडिट नोट बनाओगे तो आपको इनवॉइस नंबर ही मेंशन करना है कि आप किसकी वैल्यू को कम करना चाहते हो, और उसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर दो। डेबिट नोट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल इशू डेबिट नोट वेयर द टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मोर देन, अगर आप क्या करते हो, उसे मोर देन चार्ज की गई है तो उसे कम करने के लिए क्या बनाओगे? द टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स पेबल मेंशन इन टैक्स इनवॉइस, तो उसे कम करने के लिए आप क्या बनाओगे? टैक्स इनवॉइस। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल इशू डेबिट नोट where the taxable value and tax charge in respect of supply is more than the taxable value and tax payable mentioned in tax invoice। क्लियर? इतना आपको समझ आ गया। इसके बाद एक आता है सप्लीमेंट्री इनवॉइस। ये एक अलग इनवॉइस है जो मुझे बतानी है। वेयर इन अ प्रोसेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू प्रायर टू द अपॉइंटमेंट डेट, अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस इश्यू करनी है। द प्राइस ऑफ एनी गुड्स, उस पर प्राइस मेंशन होनी चाहिए। अगर सर्विस है तो सर्विस मेंशन होनी चाहिए। इज रिवाइज अपग्रेड ऑन और आफ्टर द appointed date, the registered person who had removed the provided such goods or service shall issue to the recipient as a supplementary invoice or debit note within a 30 days of such price revision।
ठीक है। अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और आप बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को बदलना चाहते हैं, तो आप अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उसे सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू कर दो। और बाद में अगर तुम उस गुड्स के अंदर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या इशू कर देंगे, एक डेबिट नोट इशू कर देंगे विद इन 30 डेज। क्या कर देंगे आप, विद इन 30 डेज इशू कर देंगे। ठीक है। हाउ मेनी कॉपी ऑफ इनवॉइस रिक्वायर्ड, आपको कितनी कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप सेल का बिल बनाते हैं तो आपको 3 बिल की कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो, द ओरिजिनल कॉपी मार्क ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, पहली कॉपी किसके लिए होती है, रिसिपिएंट के लिए होती है। डुप्लीकेट कॉपी किसके लिए होती है, ट्रांसपोर्टर के लिए होती है। अगर आपका माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा ना, तो आपको एक कॉपी चाहिए जो आपको ट्रांसपोर्टर को देनी चाहिए। उसके बाद तीसरी कॉपी होती है टिप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर, और जो आप किसी को माल बेच रहे हो तो अपने पास भी एक कॉपी संभाल के रखो, अगर कल कोई डिपार्टमेंट का बंदा है तो आप उसे अपना प्रूफ दिखा सको। तो ओरिजिनल कॉपी मार्क एज द ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट कॉपी डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर सर्विस की बात है तो उस समय आवश्यकता नहीं है। द टिप्लीकेट कॉपी मार्क एज अ टिप्लीकेट फॉर द सप्लायर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, डुप्लीकेट फॉर द सप्लायर। अगर गुड्स बेचते हो तो टिप्लीकेट कॉपी अपने पास रखना, और अगर सर्विस की बात है तो डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखना, क्योंकि उसमें हमें ट्रांसपोर्टर की बात नहीं होती। क्लियर है। तो यहाँ लिखा है सप्लाई, जब आप किसी को सप्लाई दोगे, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस द इनवॉइस शेल कैरी इन एंडोर्समेंट। ठीक है। सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, हमें पता है आईजीएसटी लगाएंगे। सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट में भी दो तरीके होते हैं, तो विद टैक्स और एक होता है विदाउट टैक्स। अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हो और उसमें विदाउट टैक्स की बात की गई है तो उस समय आपको बॉन्ड देना पड़ेगा या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। सर क्यों बॉन्ड दे, अब तुम दिल्ली से माल महाराष्ट्र ले जा रहे हो क्योंकि महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट होगा वो, लेकिन क्या लगता है तुम जेन्युइन महाराष्ट्र में एक्सपोर्ट करोगे, गवर्नमेंट को तुम मूर्ख बना दोगे, महाराष्ट्र जाके वो बिल फाड़ दोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो भी विदाउट टैक्स, तो आप मुझे एक बॉन्ड या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाकर दे दो। क्या बनाकर दे दो, बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मुझे बनाकर दे दो, अगर आपका विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो रहा है। तो उस पर नेम एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी एंड नेम ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन भी मेंशन होना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारा कथा। अब बिल ऑफ सप्लाई कैन बी इश्यू फॉर टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम गुड्स और सर्विस, और बोथ परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। तो आंसर बी होगा, क्योंकि बिल ऑफ सप्लाई किसके लिए इश्यू होता है, एग्जाम गुड्स और सर्विस के लिए। क्लियर है। तो आज हमने आपके साथ अपना एक लेक्चर और कंप्लीट कर लिया जो बात करता है टैक्स इनवॉइस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।